टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो इससे पिछली क्लास में हम लोग ने बंगाल के कुछ राजवंश और कश्मीर के कुछ राजवंश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आज आज प्राचीन भारत का जो लास्ट वीडियो क्लास है, ये पूर्व मध्यकालीन में आता है। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में ये पढ़ लेने से जब हम लोग मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे, तो उसके स्टार्टिंग में ना ये सीक्वेंस पर राजपूत वंश के बारे में जब पढ़े रहेंगे, तो वो पढ़ने में, डिस्कस करने में ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। राजपूत राजवंशों के बारे में देखते हैं, तो उसमें से पहला हो जाता है गुज्जर प्रतिहार वंश। इस गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है तो नाग भट्ट प्रथम। ध्यान रखिए, कौन है? नाग भट्ट प्रथम, है ना। ये कौन था? तो मालवा का शासक था, है ना। और इस गुज्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए तो मिहिर भोज, है ना। मिहिर भोज, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट है मिहिर भोज ने अपनी राजधानी, मिहिर भोज अपना राजधानी कहाँ बनाता है तो कन्नौज बनाता है ना। उसके बाद राजशेखर प्रतिहार शासक कौन था? महेंद्र पाल के दरबार में रहता था। राजशेखर जो है प्रतिहार शासक, है ना। प्रतिहार शासक कौन? महेंद्र पाल का जब शासक हुआ करता था, उसके दरबार में ये रहता था ना, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक, क्वेश्चन पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो देख लीजिए कौन थे तो यशपाल, है ना। कौन थे? अंतिम शासक कौन थे तो यशपाल, है ना। उसका दिल्ली नगर की स्थापना, है ना, तोमर नरेश अनंतपाल ने 11वीं शताब्दी में की। तो ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली नगर जो प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे हैं, उस नगर की स्थापना किसने करा, कौन किया तो तोमर नरेश कौन तो अनंतपाल, है ना। तो इसी के नाम पे जो कुतुब मीनार के बगल में एक अनंतताल झील है ना, है ना। तो यही राजा का था उस टाइम का, है ना, ध्यान रखिएगा। जिससे रिलेटेड अभी करेंट का मुद्दा है कि उसको उस धरोहर सूची में क्या कुछ रखा गया है ना, आप लोग देख लेंगे क्या था। तो राठौर वंश के संस्थापक कौन है तो चंद्रदेव, ध्यान रखिएगा, चंद्रदेव। और इसकी राजधानी कहाँ थी तो वाराणसी, है ना। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, मतलब राठौर वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुए तो गोविंद चंद, है ना। तृतीय तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री, क्या नाम था उसका तो संयोगमिता का अपहरण कर लेता है ना, अपहरण कर लेता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंतिम शासक कौन था तो जयचंद, जिसे क्या गौरी ने 1994 ईस्वी में क्या चंदावर के युद्ध में मार देता है। ध्यान रखिएगा, चंदावर के युद्ध में मार दिया जाता है ना। इसके बारे में हम लोग और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे जब मध्यकालीन भारत डिस्कस करेंगे ना। तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब जब हम लोग जयचंद के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोग को समझ जाना होगा ये किससे राठौर वंश से रिलेटेड है ना। तो ये जयचंद कब मर जाता है तो 1194 में किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में गौरी से, है ना। गौरी से पराजय होता है ये, और गौरी से मार देता है अंततः। उसके बाद नेक्स्ट वंश देखते हैं कौन सा है, चौहान वंश, है ना। चौहान वंश, ध्यान रखिए कौन सा वंश है, चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे तो वासुदेव, है ना, वासुदेव थे। और राजधानी क्या है? अहिछत्र। बाद में कौन? अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर को अजमेर नगर की स्थापना की और वहां पे क्या राजधानी बनाता है। तो पहला कौन था तो अहिछत्र, बाद में कौन? अजय राज द्वितीय ने क्या करता है तो अजमेर को राजधानी बनाता है ना, ध्यान रखिएगा। उस देखिए नेक्स्ट है सोमदेव, क्या नाम है? सोमदेव, है ना। सोमदेव कौन था तो विग्रह राज चतुर्थ के राज कवि थे कौन तो सोमदेव। और सोमदेव ने क्या रचना की है तो ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना की है। किसने? सोमदेव कौन थे तो विग्रह राज चतुर्थ के राजकीय कवि थे, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि क्या 28 दिन का झोपड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा। 28 दिन का नाम झोपड़ा नामक मस्जिद प्रेजेंट में मस्जिद है ना, जिसे शुरू में क्या विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, जिसे जिसे बाद में क्या एक मस्जिद बना दिया गया है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे ना, तो ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आ जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो स्कूल या विश्वविद्यालय था, पहले जो विद्यालय था वो कौन बनाया था तो विग्रहराज चतुर्थ, है ना, ध्यान रखिएगा। किस वंश से? तो हम लोग जस्ट देख रहे कौन सा वंश तो चौहान वंश, है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज तृतीय जो ये चौहान वंश के क्या अंतिम शासक थे, है ना।
और क्या चंद्रबरदाई है ना, चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के कौन थे? तो तृतीय के कौन थे? तो राजकवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के कौन थे? तो राजकवि थे। उसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। तो क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो चंद्रबरदाई ने की है। रणथंभौर में जैन मंदिर की का शिखर शिखर का निर्माण किसने कराया था? रणथंभौर में जैन मंदिर के शिखर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने कहा था, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें फिर क्या है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष जो होता है। तो उसमें देखिए पहला संघर्ष होता है तराइन का युद्ध, है ना। तराइन का युद्ध होता है किस कब होता है? तो 1191 में ही, याद रखिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। किसके बीच? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद दूसरे दूसरे तराइन युद्ध कब होता है? दूसरे तराइन कब होता है? तो 1992 में होता है। और किसके? गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच होता है। प्रथम तराइन के युद्ध में क्या होता है? गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज तृतीय क्या होता है? जीत जाता है। दूसरे में क्या होता है? गौरी विजय होता है, पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा कहानी हम लोग आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध जब होता है ना, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है और मोहम्मद गौरी का हालत इतना बुरा हो जाता है कि वो अधमरा हो जाता है। और अधमरा हो जाता है तो पृथ्वीराज तृतीय क्या करता है? उसको छोड़ देता है, उसे उसका हत्या किए बिना उसे क्या करता है? छोड़ देता है और जाने दे दिया जाता है। उसके बाद अगले साल क्या करता है? वो अच्छा से पूरा वेल तैयारी के साथ आता है युद्ध करने। और उससे पहले की घटनाक्रम क्या होता है ना, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो अभी हम लोग जस्ट देखे कौन? राठौर वंश के शासक कौन? तो जयचंद। जयचंद की पुत्री के स्वयंवर में जाता है और उसकी पुत्री का अगवा कर लेता है, अपहरण कर लेता है। जिससे क्या होता है? पृथ्वीराज तृतीय की क्या होती है? आसपास में आलोचना होने लगता है और कुछ राजा रजवाड़ा लोग उसका सपोर्ट नहीं करता है। और वो जो गुप्त रूप से किसका सपोर्ट कर रहा होता है? तो मोहम्मद गोरी का सपोर्ट कर रहा होता है। और मोहम्मद गोरी से जाके जयचंद मिल जाता है, कौन? तो वही जो राठौर वंश के जो थे अंतिम शासक कौन? जयचंद। जयचंद किसके साथ मिल जाता है? गौरी से मिल जाता है। गौरी को आमंत्रित करता है कि आइए पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध लड़िए। उसी के बाद कौन सा युद्ध होता है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है? गौरी विजित हो जाता है और पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो जाती है? हार हो जाती है ना। अंततः उसे कैद करके मोहम्मद गौरी क्या होता है? अंततः उसे कैद करके ले जाता है और जेल में उसको अंधा करके मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस था, ये कहानी था, है ना। तो उसी के बाद जयचंद को, राठौर वंश के जो अंतिम शासक थे जयचंद, सोचता है कि मोहम्मद गोरी और मुस्लिम शासकों की तरह ये भी आएगा, लूटेगा किसको? पृथ्वीराज तृतीय को लूटेगा और चौहान वंश को लूटेगा और चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गौरी क्या होता है? गौरी स्थायी रूप से रहने लगता है। तो जिसका विरोध करता है आगे चल के कौन? तो जयचंद उसका विरोध करता है। जिससे क्या होता है? 1194 में क्या होता है? चंदावर का युद्ध। हम लोग अभी जस्ट पीछे देखे ना, चंदावर का युद्ध में होता है जिसमें क्या, जयचंद और गौरी के बीच होता है। तो जयचंद की क्या होती है? पराजय होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है ना। तो इस तरह क्या होता है? मुस्लिम सत्ता मध्यकालीन भारत में स्टार्ट होने लगता है ना। जब आप लोग समझ में नहीं आया होगा तो फिर एक बार वीडियो जोर देख लेंगे ना, बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम इसको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? तो परमार वंश, है ना। परमार वंश के संस्थापक, परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो उपेंद्र राज। ध्यान रखिएगा, उपेंद्र राज। इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी धाराशिव थी। जो जिस आप प्राचीन राजधानी क्या थी परमार वंश की? तो उज्जैन, है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद शक्तिशालक, परमार वंश के शक्तिशाली शासक कौन हुए? तो राजा भोज हुए, है ना। परमार वंश के शक्तिशाली शासक कौन हुए? तो राजा भोज हुए। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में एक भोजपुर नामक झील का भी निर्माण कराता है, कौन? तो राजा भोज ने ना। और कविराज की उपाधि धारण किया, है ना। कविराज की उपाधि धारण कौन करता है? तो राजा भोज, है ना। ध्यान रखिएगा। और राजा भोज ने अपने राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाता है और उसके परिसर में, है ना, सरस्वती मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण वो करवाता है। राजा भोज ने भोजपुर नगर की स्थापना की। भोजपुर नगर जो बिहार का भोजपुर नगर जिसमें आरा आता है ना, भोजपुर जिला है ना, भोजपुर जिला आरा आरा उसी के अंदर आता है। तो ये किसने स्थापना किया था? राजा भोज ने स्थापना किया है, ठीक है, भोजपुर नगर। हम लोग देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। इसके संस्थापक, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन है? तो मूलराज प्रथम, है ना। ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी क्या थी? तो अहिलवाड़ा थी, है ना।
भीम प्रथम, भीम प्रथम के शासनकाल में ही महमूद गजनबी, भीम प्रथम के शासनकाल में ही महमूद गजनी का क्या होता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है ना, ध्यान रखिएगा। भीम प्रथम ने अब्बू पर्वत पर एक दिलवरा का जैन मंदिर का निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछेगा, दिलवरा का जैन मंदिर किसने बनाया था, तो भीम प्रथम ने बनाया था, तो ध्यान रखिएगा। सोलंकी वंश का शक्तिशाली शासक, सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ, तो जयसिंह सिंधराज है ना, ध्यान रखिएगा। उसका प्रसिद्ध जैन विद्वान था एक, क्या नाम था उसका, हेमचंद, हेमचंद किसके दरबार में रहता था, जयसिंह सिंधराज के दरबार में रहते थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मंठोरा है ना, मोठोरा, मोठोरा का जैन मंदिर, मंठोरा का जैन मंदिर का निर्माण निर्माण कौन का, तो सोलंकी वंश के शासनकाल में ही हुआ। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भीम द्वितीय था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। की स्थापना। उसके बाद मेरा ये प्रयास फ्रेंड आप लोगों को कैसा लगता है ना, प्लीज अपना रिएक्शन जरूर दें, है ना। मैं अपनी से खुद से अकेले नोट्स बना रहा हूँ, आप लोग के आगे, आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। जहाँ जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कौन सा वंश, तो नेक्स्ट है कलचुरी, कलचुरी चेदी राजवंश। इसके संस्थापक कौन थे, तो ककलक है ना, ककलक, सॉरी कोकलक। इस कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हुए, तो कोकलक। इसकी राजधानी कहाँ हुई, तो राजधानी त्रिपुरी हुई ना, ध्यान रखिएगा। उसका प्रतापी शासक, मतलब कलचुरी का चेदी राजवंश का प्रतापी शासक कौन है, तो गंगदेव जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, ठीक है ना। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो जाने के बाद, मतलब क्या होता है ना, पूर्वी मध्यकालीन भारत से पूर्व, है ना, क्या होता है, स्वर्ण सिक्के क्या विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या पुनः प्रारंभ कराया था, किसने, तो ये गंगेव देव ने, ना गंगेव देव ने पुनः प्रारंभ करवाया था। कलचुरी कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन होता है, तो कर्णदेव, याद रखिए, ध्यान में रखिएगा। कलचुरी वंश का कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन होता है, तो कर्णदेव होता है। दो बार रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को ना समझ में आ जाए और कंफ्यूजन ना रहे, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो जिसने कलिंग पर विजय कर, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन होता है, कर्णदेव होता है, जिसने क्या करता है, तो क्या कलिंग पर विजय प्राप्त की और क्या त्रिकलिंग गाधिपति है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है ना, ध्यान रखिएगा। और प्रसिद्ध कवि है ना, राजशेखर, राजशेखर प्रसिद्ध कवि कौन थे, राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट और आखिरी आखिरी वंश देख रहे हैं हम लोग, राजपूतों का, है ना। राजपूतों में लास्ट देख रहे हैं सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश के बारे में हम लोग डिस्कस देख लेते हैं। सिसोदिया वंश है ना, तो इस वंश का शासक शासक अपने आप को क्या कहते, तो सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के जो शासक हुए हैं, अपने आप को क्या कहे, तो सूर्यवंशी कहते थे, है ना। और ये मेवाड़ पर शासन करते, मेवाड़ के क्षेत्र पे ये शासन करते थे। और मेवाड़ की राजधानी क्या थी, तो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, ध्यान रखिए, कौन, तो चित्तौड़। अपने विजय के उपलक्ष्य में अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था, ना। तो राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक क्या बनाया था, तो विजय स्तंभ बनाया था, कहाँ, तो चित्तौड़ में करवाया था, ना। उसके बाद क्या है, खतौली का युद्ध, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा युद्ध, खतौली का युद्ध, राणा संगा और इब्राहिम लोदी। जब हम मध्यकालीन भारत हम लोग देखें डिस्कस करेंगे ना, जब हम इब्राहिम लोदी वंश देखेंगे, तो इब्राहिम लोदी के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो हम लोग इसके बारे में विशेष डिस्कस करेंगे, कौन सा, तो खतौली का युद्ध। आप लोग क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कब हुआ था, तो 1518 ईस्वी में राणा संगा और इब्राहिम के बीच, है ना। उसका अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो जो वंश हम लोग देखे अभी, तो उसी वंश का पोजीशन हम लोग देख रहे हैं, जैसे हल्का सा कोशिश किए हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग नोट्स बना के और ध्यान रखिएगा, ये कौन कौन किस जगह पे ना, हम लोग एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखिए, परमार वंश का मालवा का क्षेत्र पे ना। उसके बाद चालुक वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश, ये गुजरात के क्षेत्र पे ना। देख लिए, नीचे से ऊपर देख सकते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसी क्रम है इसका। उसके बाद गढ़वाल वंश है ना, गढ़वाल वंश वाराणसी के नौज के क्षेत्र में पड़ता था ना। उसके बाद चौहान वंश देख लीजिए, जहाँ से कौन था, तो पृथ्वीराज थे ना। अजमेर दिल्ली से देख लीजिए। उसके बाद हिंदू कुश अफगानिस्तान के आसपास में पड़ता है ना। तो इस तरह आप लोग मैप देख के था सा इसी ये सब वंश का जो पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये सब वंश कहाँ कहाँ पे
उस टाइम था, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग के लिए बहुत बेस्ट होगा कि जब ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बना लें और 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें। उसके बाद सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एमसीक्यू। ये थ्योरी क्लास जो है ये लास्ट हुआ आपके प्राचीन भारत का इतिहास का। इससे रिलेटेड अब हम लोग 3 है ना, एक इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्राचीन भारत का साहित्य, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू होगा घटना चक्र से रिलेटेड और होगा प्राचीन भारत का स्थापत्य कला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद 3 एमसीक्यू आएगा, उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत इतिहास में इंटर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह प्यार बनाए रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।